Okay, yes people, good morning to all of you. सर वेरी गुड मॉर्निंग। आज बिल्डिंग ब्लॉक का सेकंड क्लास, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक का फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था, अगर मल्टीपल डिस्काउंट रेट होगा तो कैसे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट किया जाएगा। फिर हम लोग यही डिस्कशन किए थे कि टैक्स रेट का इफेक्ट क्या आएगा, बस बहुत कुछ कंसेप्ट डिस्कशन किए थे। आज डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज जो टॉपिक में डिस्कशन करूंगा या आज जो कंसेप्ट में डिस्कशन करूंगा वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम्हारे लिए। ओके, देखो मान लो ये मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास आज 10 लाख रुपया है। अब मिस्टर एक्स यही सोचता है कि चलो ये 10 लाख को मैं इन्वेस्ट करूं। ओके, अब मिस्टर एक्स यही सोच रहा है कि ये 10 लाख में इन्वेस्ट करो। देखो, तुम कब इन्वेस्ट करने के लिए सोचोगे? जब तुम्हारे पास सरप्लस फंड होगा, ठीक है। मान लो मिस्टर एक्स का आज रिक्वायरमेंट आ गया कि 10 लाख उसको खर्चा करना है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जिसके पास सरप्लस फंड होता है। सरप्लस फंड का मतलब तुम्हें आज कंजप्शन करने के लिए जितना फंड जरूरत है या जितना फंड चाहिए उससे ज्यादा फंड तुम्हारे पास है, तो वो लोग को कहते हैं सरप्लस यूनिट्स। ओके, तुम इन्वेस्टमेंट करोगे। मान लो मैं तुमसे उधार लेना चाहता हूं, तो मैं क्यों उधार लूंगा? क्योंकि मेरे पास डेफिसिट फंड है, मतलब मुझे आज जितना चाहिए उतना फंड मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब इन्वेस्ट कौन करेगा? जिसके पास सरप्लस होगा, ठीक है। तो फंड कौन लेगा? जिसके पास डेफिसिट होगा। अच्छा, ओके, चलो मान लो XYZ लिमिटेड एक कंपनी, ओके। XYZ लिमिटेड अभी एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है। XYZ लिमिटेड अभी एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट XYZ के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, तो XYZ यही सोच रहा है कि मुझे कुछ पैसा चाहिए सो दैट आई कैन इन्वेस्ट इन माय प्रोजेक्ट। अब XYZ लिमिटेड हो जाएगा डेफिसिट यूनिट। क्यों? क्योंकि XYZ को जितना फंड चाहिए उतना फंड XYZ के पास नहीं है। अब किसके पास सरप्लस फंड है? मिस्टर एक्स के पास। तो मिस्टर एक्स अब हो जाएगा सरप्लस यूनिट। तो फाइनेंस का मूवमेंट हमेशा सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट को होगा। अगर सभी लोग सरप्लस यूनिट में आ जाएंगे तो फाइनेंस का मूव नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी फाइनेंस का जरूरत नहीं होगा। अगर सभी लोग डेफिसिट यूनिट में आ जाएंगे तो प्रोवाइड कौन करेगा? तो हम ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसमें कुछ लोग सरप्लस फंड में रहते हैं, सरप्लस यूनिट में रहते, कुछ लोग डेफिसिट यूनिट में रहते। चलो ठीक है। अब मिस्टर एक्स XYZ को पैसा देगा, ठीक है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स को रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना रिटर्न में कोई पैसा किसी को नहीं देगा। मान लो मेरे पास पैसा है, तुम्हें अब आज पैसा का जरूरत है, मैं तुम्हें क्यों दूं? हाँ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा प्रोवाइडेड दैट उसके बदले में मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। जो रिटर्न को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न। आप बोलेंगे सर क्या एक्सपेक्टेड या एक्चुअल? तुम एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हो, एक्चुअल भी बोल सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न, ये दोनों में क्या अंतर है, ये चीज हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में सीखेंगे। चलो, ये जो रिटर्न, ये रिटर्न का 3 कंपोनेंट होता है। आप बोलेंगे सर रिटर्न का 3 कंपोनेंट, अच्छा चलो, ये रिटर्न को हम डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं।
तो डिस्काउंट रेट का 3 कंपोनेंट होता है। मेरे साथ साथ इसको कॉपी करो, नहीं तो आगे तुम्हें कॉपी करने के लिए मैं टाइम नहीं दूंगा। डिस्काउंट रेट का 3 कंपोनेंट होता है। ओके, देखो मिस्टर एक्स को बोला, मैंने पूछा कि मिस्टर एक्स तुमने XYZ लिमिटेड को 10 लाख रुपया दिया, तो ठीक है, उसके बदले तुम्हें कितना चाहिए? मिस्टर एक्स बोलेगा कि चलो मुझे 10% चाहिए। कुछ तो लॉजिक होगा ना ये 10% के पीछे। हाँ, आप लोगों को यही मालूम है कि डिस्काउंट रेट हमेशा क्वेश्चन में दे देगा, अगर नहीं दिया तो, क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ हो गया तो आप बोले सर हम क्या करेंगे? तुम क्या करेंगे? मेरे क्लास के ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें सारे चीज सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, आप बोलेंगे सर ये 15%, मिस्टर एक्स बोला 15%, फिर मिस्टर एक्स बोला 18%, फिर कल मिस्टर एक्स बोला 20%। तो ये जो 10% हो या 15% हो या 20% हो या 18% हो, इसके पीछे तो कुछ लॉजिक होगा ना। हाँ, अगर हम डिस्काउंट रेट को तोड़ेंगे तो 3 कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है। एक होता है प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन, एक होता है प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन, ओके, और एक होता है प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन। और एक कंपोनेंट होता है प्रीमियम फॉर रिस्क। इसका मतलब डिस्काउंट रेट का 3 कंपोनेंट होता है। थोड़ा एडवांस लेवल में डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें किसी भी रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलेगा, ना तुम्हारा स्टडी मेड में मिलेगा, ना तुम्हारा किसी भी रेफरेंस बुक्स में मिलेगा। ये जो कंसेप्ट हम लोग का थोड़ा एडवांस लेवल रिसर्च का कंसेप्ट, ठीक है, फिर भी मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे पेन ड्राइव क्लास के ऊपर भरोसा किए। चलो, डिस्काउंट रेट का 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन, और एक होता है प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन, और एक होता है प्रीमियम फॉर रिस्क। अब देखो, मिस्टर एक्स के पास 10 लाख रुपया था, बोलो हाँ या ना। अगर मिस्टर एक्स मतलब चाहेगा तो वो उसको खर्चा भी कर सकता है, लेकिन वो मिस्टर एक्स आज उसको खर्चा नहीं किया, किसको दिया? XYZ लिमिटेड को। हाँ, भले XYZ लिमिटेड उसको 2 साल या 3 साल या 5 साल के बाद रिटर्न करेगा, किसको? मिस्टर एक्स को। लेकिन मेरे पास आज 10 लाख रुपया है, मैं तुम्हें दे दूंगा, क्या मैं सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूं? अगर मैं तुम्हें नहीं देता तो उसको मैं आज खर्चा करता। बोलो यस और नो? हाँ, मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास जो ऑप्शन था कि मैं उसको आज कंजप्शन या खर्चा कर सकता हूं, उसको मैंने तुम्हारे पास ट्रांसफर किया। मतलब चलो, मैं बोल रहा था कि मैं खर्चा करूंगा, मैं आज खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उसको सैक्रिफाइस करके तुम्हें दे रहा हूं, तुम आज खर्चा करो। तो अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ सैक्रिफाइस करूंगा तो सैक्रिफाइस का कुछ वैल्यू होता है या नहीं होता है? हाँ सर, डेफिनेटली सैक्रिफाइस का कुछ वैल्यू होता है। तो मैं तुम्हें पैसा दिया तो उसके लिए मुझे पहले चाहिए प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आज करंट कंजप्शन को सैक्रिफाइस किया, उसके लिए मुझे कुछ पैसे, मतलब उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। हाँ, वो तो डिस्काउंट रेट या रिटर्न का कंपोनेंट होगा। चलो, मान लो मेरे पास आज 10 लाख रुपया था। हाँ, एक लैंड था जिसका आज का वैल्यू भी 10 लाख। अगर वो 10 लाख रुपया मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लैंड खरीदूंगा, तो 10 लाख में वो लैंड खरीद सकता हूं। हाँ, मैंने तुम्हें 10 लाख रुपया 2 साल के लिए दे दिया, ठीक है।
2 साल के बाद तुम मुझे पैसा रिटर्न करोगे। हाँ, अगर तुम 10 लाख रिटर्न करोगे तो मुझे तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि 2 साल के बाद सपोज लैंड का वैल्यू हो जाएगा 12 लाख। हाँ, तुम मेरे से आज 10 लाख ले लो। हाँ, इन्फ्लेशन जिस रेट में ग्रो करेगा मेरे पैसा का वैल्यू भी उसी रेट में ग्रो करना चाहिए, नहीं तो मेरे वेल्थ मिनिमम हो जाएगा या मेरा वेल्थ का वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगा। तुम जब 2 साल के बाद मुझे पैसा दोगे तो 2 साल बाद जितना पैसा दोगे उसका कीमत वो लैंड को खरीदने के लिए डेफिनेटली सफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, अगर लैंड का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, मतलब लैंड में इन्फ्लेशन नहीं होगा तो मुझे मत चाहिए। अगर लैंड में इन्फ्लेशन होगा तो डेफिनेटली मुझे चाहिए। हाँ, आप बोलेंगे सर हम नहीं देंगे आपको। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मेरे पास बेटर ऑप्शन होगा कि वो 10 लाख में तुम्हें आज नहीं दूंगा, वो लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। लैंड का वैल्यू 2 साल के बाद 12 लाख से हो जाएगा। मैं लैंड को बेच के 12 लाख मतलब रियलाइज करूंगा। मैं तुम्हें क्यों 10 लाख दूंगा? हाँ, तुम्हें पैसा देने के लिए तुम मुझे एटलीस्ट इन्फ्लेशन के लिए भी प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर तुम इन्फ्लेशन के लिए मुझे प्रीमियम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। सेकंड कंपोनेंट हो गया कि अगर तुम आज मेरे से पैसा लोगे तो मुझे इन्फ्लेशन के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन के लिए तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। मैं क्या नहीं दूंगा? कोई भी तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। फिर उसके बाद हो सकता है तुम मेरे पैसा लेने के बाद कहाँ भाग जाओगे, मतलब तुम्हारे पास रिटर्न का रिस्क हो सकता है। ठीक है, अगर रिटर्न का रिस्क होगा उसके लिए भी मुझे तुम कुछ दोगे। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तो डिस्काउंट रेट का 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन, और एक होता है प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन, और एक होता है प्रीमियम फॉर रिस्क। चलो, तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे, बोलो कौन सा कंपोनेंट नहीं रहना चाहिए? सर प्रीमियम फॉर रिस्क नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक अगर आज पैसा लगा, बैंक तो भाग के नहीं जाएगा ना, तो बैंक हमेशा तरह तुम्हारा पैसा रिटर्न करेगा। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में ये 2 कंपोनेंट रहेगा ही रहेगा। प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन, प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन का प्रीमियम सेपरेटली दे रहा है क्वेश्चन में तो हम एडजस्ट करेंगे, नहीं तो हम यही एज्यूम करेंगे कि जो रिस्क फ्री रेट होता है, रिस्क फ्री इज द मिक्स, या ये दोनों का इफेक्ट होता है रिस्क फ्री। इसके लिए सेपरेटली हम रिस्क प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सेपरेटली रिस्क प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। अगर रिस्क फ्री रेट में इन्फ्लेशन के लिए प्रीमियम इंक्लूड नहीं है तो अलग से रिस्क फ्री के साथ प्रीमियम, इन्फ्लेशन का प्रीमियम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखो डिस्काउंट रेट में 3 चीज चाहिए। प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजप्शन, प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन, प्रीमियम फॉर रिस्क। जनरली ये दोनों को कहते हैं रिस्क फ्री। बैंक में अगर तुम डिपॉजिट करोगे, बैंक तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें 10% का इंटरेस्ट दूंगा, तो ये जो 10% होगा ना, ये तुम्हारे लिए रिस्क फ्री होगा। रिस्क फ्री रेट में 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजप्शन और एक होता है प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन। ओके, अब बोलेंगे सर हम डिस्काउंट रेट निकालेंगे कैसे? तो लिखो 1 प्लस डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू
1 प्लस प्रीमियम फॉर sacrificing current consumption into 1 plus premium for inflation into 1 plus premium for risk -1। ये होगा डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला। 1 प्लस प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन इंटू 1 प्लस प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन इंटू 1 प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क -1। ये दोनों का इफेक्ट को कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। हर इन्वेस्टमेंट में ये दो चीज डेफिनेटली रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे रिस्क प्रीमियम रहेगा, जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है वहां रिस्क प्रीमियम नहीं रहेगा। तो जिसको कहते हैं RF, इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। क्वेश्चन अगर इन्फ्लेशन के लिए सेपरेटली प्रीमियम देगा तो उस वक्त तुम अज्यूम करोगे कि रिस्क फ्री इज एक्सक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अदरवाइज तुम अज्यूम करोगे कि रिस्क फ्री इज इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन। तो ठीक है, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रिस्क फ्री इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम -1। ये जो डिस्काउंट रेट होगा इसको कहते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ये दो चीज हर इन्वेस्टमेंट में इक्वल होगा, समान रहेगा, क्योंकि ये दो चीज कंट्री रिलेटेड, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ना ये प्रोजेक्ट रिलेटेड। डिफरेंट प्रोजेक्ट का डिफरेंट रिस्क होगा, तो इसीलिए डिफरेंट रिस्क प्रीमियम होगा। लेकिन एक कंट्री का प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग द करंट कंजप्शन एंड प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट वाइज नहीं होता है, इन्फ्लेशन कंट्री वाइज होता है। पेट्रोल अगर इंडिया में बढ़ेगा, क्या ऐसा है कि अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करोगे तो उसके लिए जो पेट्रोल खरीदोगे वो 100 रुपया, लेकिन अदर केसेस में पेट्रोल 30 रुपीज, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इन्फ्लेशन एक कंट्री को अफेक्ट करता है, लेकिन रिस्क कंट्री को अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, हो सकता है तुम्हारा बिजनेस में रिस्क है लेकिन मेरा बिजनेस में रिस्क नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। होप तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। बोलो यस और नो, समझ में आया? हाँ। तो डिस्काउंट रेट हमेशा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होगा। अच्छा, एक नोट लिखो, प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग current consumption and premium for inflation is country related। हाँ, डिफरेंट कंट्री में ये प्रीमियम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये प्रीमियम इक्वल होगा, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। फिर प्रीमियम फॉर रिस्क इज प्रोजेक्ट रिलेटेड। ओके,
तुम एक प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट कंप्यूट कर रहे हो, तुमने देखा कि उस प्रोजेक्ट में रिस्क नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट में ये दो चीजें आएगा, प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन एंड प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन। अगर वो प्रोजेक्ट में रिस्क है तो उसमें और एक चीज ऐड हो जाएगा, प्रीमियम फॉर रिस्क। ओके, हाँ सर। देखो एक एग्जांपल, इन ए कंट्री रिस्क फ्री रेट इज 10%। एक कंट्री में रिस्क फ्री रेट 10%, बट रिस्क फ्री रेट में दो चीज इंक्लूड हो जाएगा, एक होगा प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन एंड प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन। ठीक है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला है कि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है तो सेपरेटली तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो रिस्क फ्री रेट इज अज्यूम ऑफ two things, premium for sacrificing of current consumption and premium for inflation. So in a country risk free rate is 10%. Okay, there may be 3 projects A, B and C, okay, having different risk attitude, having different risk parameters। 3 प्रोजेक्ट हो सकता है डिफरेंट एरिया में, इसका मतलब डिफरेंट रिस्क होगा। तो प्रोजेक्ट रिस्क प्रीमियम, रिस्क लेवल, प्रोजेक्ट रिस्क लेवल, रिस्क प्रीमियम। प्रोजेक्ट ए रिस्क लेवल हाई, जिसके लिए प्रीमियम 6% है। प्रोजेक्ट बी रिस्क लेवल लो, जिसके लिए प्रीमियम 3%। प्रोजेक्ट 6 रिस्क लेवल 0, प्रीमियम ऑब्लिक 0 होगा। अगर रिस्क 0 होगा तो रिस्क के लिए प्रीमियम 0 होगा। कंप्यूट appropriate discount rate for all projects। compute appropriate discount rate for all projects, सारे प्रोजेक्ट के लिए हम appropriate discount rate कंप्यूट करेंगे। ठीक है, चलो लिखो आंसर। appropriate discount rate is equal to 1 plus risk free into 1 plus risk premium minus 1। हाँ, रिस्क फ्री में दो चीज आएगा, प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग द करंट कंजप्शन एंड प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन। बोलो प्रोजेक्ट ए के लिए 1 plus 10% into 1 plus 6% minus 1 is equal to 1.1 into 1.06 minus 1। देखो कितना आ रहा है, 1.1 into 1.06, ये हो रहा है 0.166। अगर इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे 16.6%। प्रोजेक्ट बी के लिए 1 plus 10% into 1 plus 3% minus 1 is equal to
ये 0.133 इज इक्वल टू 13.3%। प्रोजेक्ट सी के लिए 1+10% इंटू 1+0%, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में रिस्क नहीं है, -1 इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू 10%। तो प्रोजेक्ट ए के लिए अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होगा 16.66%। अगर तुम प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाओगे तो तुम्हें कितना परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट तुम्हें करना होगा? 16.6%। वो प्रोजेक्ट एक्चुअली तुम्हें 16.6% देगा या नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन तुम कितना एक्सपेक्ट करोगे? 16.6%। प्रोजेक्ट बी में अगर तुम लगाओगे तो 13.3% एक्सपेक्ट करोगे। उससे ज़्यादा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे कम मिलेगा तो वो प्रोजेक्ट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट सी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 10% एक्सपेक्ट करेंगे। और एक एग्जांपल लिखो। इन ए स्टैटिक इकोनॉमी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो रिस्क फ्री इज 8% and premium for inflation is 5%. What will be appropriate discount rate? देखो, स्टैटिक इकोनॉमी का मतलब होता है स्टेबल इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी स्टेबल रहा तो मुझे 8% चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन होगा उसके लिए मुझे कितना चाहिए? 5%। इसका मतलब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि ये जो रिस्क फ्री 8% है ना, इसमें इन्फ्लेशन के लिए प्रीमियम इंक्लूड नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम जो डिस्काउंट रेट कंप्यूट करेंगे उसमें दो चीज कंसीडर करेंगे। ये जो 8% होगा ये होगा प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन, ये 5% इज द प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन। इस प्रोजेक्ट में रिस्क नहीं है, इसीलिए रिस्क प्रीमियम दिया हुआ नहीं है। बोलो आंसर। डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग current consumption into 1 plus premium for inflation -1। रिस्क प्रीमियम नहीं है, इज इक्वल टू 1 प्लस 8% इंटू 1 प्लस 5% -1 इज इक्वल टू, बोलो कितना हो रहा है? 1 प्लस 8%, ये हो रहा है 13.4%। बस यही था कंपोनेंट ऑफ डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट। उसके लिए दो एग्जांपल, ठीक है? समझ में आया? बोले यस और नो? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वैल्यूएशन के बारे में, ठीक है? वैल्यूएशन इन एसएफएम। आप बोलेंगे सर एसएफएम में हम किस चीज़ का वैल्यूएशन करेंगे? देखो बेटा, एसएफएम में बेसिकली
इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन होगा, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन होगा, डिबेंचर और बॉन्ड का वैल्यूएशन होगा, एसेट का वैल्यूएशन होगा, बिजनेस का वैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर वैल्यूएशन या प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन, डिबेंचर या बॉन्ड वैल्यूएशन, एसेट वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन। देखो अकाउंट्स में भी एसेट का वैल्यूएशन के लिए प्रोविजन है, बिजनेस वैल्यूएशन के लिए प्रोविजन है, इक्विटी शेयर वैल्यूएशन के लिए प्रोविजन है, डिबेंचर वैल्यूएशन के लिए प्रोविजन है। लेकिन अकाउंटिंग का वैल्यूएशन, फाइनेंस का वैल्यूएशन फर्क है। अकाउंटिंग में बहुत सारे मॉडल होता है, जैसे कि गुडविल वैल्यूएशन होगा, तुम्हारा 2-4 मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एक्सेट्रा। लेकिन फाइनेंस में जो भी वैल्यूएशन होगा वो बेसिकली आज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। तो फाइनेंस में, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैल्यूएशन का मॉडल नहीं है, इक्विटी शेयर वैल्यूएशन के लिए वॉल्टर्स मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है, जो तुम डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ोगे। लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फाइनेंस में जो भी वैल्यूएशन होगा बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यूएशन मेथड होता है तुम्हारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसको हम बोलेंगे डीसीएफ। डीसीएफ का फुल फॉर्म होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ओके, तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक में डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक सिखाऊंगा। हाँ, इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन जो मॉडल होता है, वोल्टर्स मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये सब हम सीखेंगे डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में। बॉन्ड वैल्यूएशन या डिबेंचर वैल्यूएशन के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, उसको हम सीखेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में। लेकिन ये सारे चीज का वैल्यूएशन कैसे होगा आज पर डीसीएफ मेथड। डीसीएफ का मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। तो वो चीज आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो आज पर discounted cash flow techniques we will apply the following steps। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक हिसाब से हम लोग यही स्टेप अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, एस्टिमेट फ्यूचर कैश इनफ्लो associated with the above। हाँ, इक्विटी शेयर वैल्यूएशन कर रहे हो तो इक्विटी शेयर से तुम्हें फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। हाँ, इक्विटी शेयर से फ्यूचर में तुम्हें कितना पैसा मिलेगा पहले उसको कैलकुलेट करो या एस्टिमेट करो। प्रीफर, अच्छा इक्विटी शेयर से तुम्हें क्या पैसा मिलेगा। इक्विटी शेयर को अगर तुम होल्ड करोगे तो डिविडेंड मिलेगा, अगर उसको बेच दोगे तो तुम्हें मार्केट प्राइस मिलेगा। प्रीफरेंस शेयर से तुम्हें फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा उसको पहले आइडेंटिफाई करो। प्रीफरेंस शेयर होल्ड करोगे तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, अगर उसको बेच दोगे तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। डिबेंचर, डिबेंचर मतलब तुम डिबेंचर खरीदते हो, ठीक है, तो डिबेंचर तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट या एसेट। तो डिबेंचर से तुम्हें फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा पहले उसको आइडेंटिफाई करो। डिबेंचर में तुम्हें मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसका मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। एसेट से तुम्हें कितना पैसा मिलेगा उसको वैल्यूएशन करो, ठीक है। बिजनेस, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें फ्यूचर इनफ्लो एस्टिमेट करना पड़ेगा,
फिर फ्यूचर इनफ्लो के हिसाब से हम डिस्काउंटिंग करके वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 1 हो गया। अच्छा, आइटम्स एसोसिएटेड कैश फ्लो, आइटम एसोसिएटेड कैश फ्लो बोलो। इक्विटी शेयर, डिविडेंड एंड मैच्योरिटी वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड एंड मैच्योरिटी वैल्यू, बॉन्ड ऑब्लिक डिवेंचर, इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू, assets, इनकम और रेंट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस, कैश प्रॉफिट, बिजनेस से तुम्हें मिलेगा कैश प्रॉफिट। ठीक है, कैश प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। याद है अकाउंटिंग दो बेसिस से होता है, एक होता है एक्चुअल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। तो बिजनेस वैल्यूएशन जब तुम करोगे तो तुम्हें कैश बेसिस पे प्रॉफिट निकालना होगा। कैश बेसिस का मतलब एक्चुअल बेसिस नहीं, जितना कैश कलेक्शन हुआ है माइनस जितना कैश खर्चा हुआ है। स्टेप 2, कैलकुलेट सुइटेबल डिस्काउंट रेट। याद है इस क्लास के बिगनिंग में मैंने डिस्काउंट रेट का कंपोनेंट सिखाया था। हाँ, तुम देखोगे, हाँ, दो चीज तो डेफिनेटली होगा, सैक्रिफाइसिंग प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग करंट कंजप्शन एंड प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन। अगर इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, बॉन्ड में, डिवेंचर में, एसेट में, बिजनेस में रिस्क है तो रिस्क के लिए भी प्रीमियम कंसीडर करके तुम्हें डिस्काउंट रेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट रेट के लिए मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टेप्स लिखा चुका हूं। स्टेप 3, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, calculate present value of future cash inflow and the present value is value of equity share oblique preference share oblique bond oblique asset oblique business। तो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो होगा वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। बस यही था तुम लोग का डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के हिसाब से वैल्यूएशन। ओके, जब तुम कैश फ्लो निकालोगे, इनफ्लो, डिविडेंड तुम्हारे लिए इनकम, हाँ, लेकिन डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से। अगर तुम्हारा डिविडेंड, अच्छा, जो भी तुम्हारा इनकम, डिविडेंड तुम्हारे लिए इनकम, इंटरेस्ट तुम्हारे लिए इनकम, एसेट वैल्यूएशन करोगे तो ये भी तुम्हारे लिए इनकम, बिजनेस वैल्यूएशन करोगे कैश प्रॉफिट तुम्हारे लिए इनकम, तो अकॉर्डिंगली टैक्स भी डिडक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले जो क्लास मैंने लिया था, मैंने एप्लीकेशन ऑफ टैक्स, जो टैक्स एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था पूरे एसएफएम पेपर में, कहीं पे भी अगर तुम्हारे इनकम या पैसा तुम्हें मिल रहा है जिसके वजह से तुम्हें टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, तो टैक्स पेमेंट करके वैल्यूएशन करना पड़ेगा। मतलब हमेशा पोस्ट टैक्स बेसिस में वैल्यूएशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन बोल दिया कि नहीं चलो प्री टैक्स के बेसिस में वैल्यूएशन करो तो प्री टैक्स में वैल्यूएशन करोगे, नहीं तो हमेशा कोशिश करना कि पोस्ट टैक्स बेसिस पे वैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंगली जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग
मतलब खत्म कर चुकी है, उसको भी तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। नोट, इफ देयर इज एनी टैक्स ऑब्लिगेशन, हाँ क्वेश्चन अगर साइलेंट रहा तो तुम टैक्स इग्नोर कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रहा है या बोल रहा है कि टैक्स भी मैनेज करना पड़ेगा, तो उस वक्त तुम्हें टैक्स को कंसिडर करना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी टैक्स ऑब्लिगेशन देन टैक्स इफेक्ट शुड बी गिवन while calculating future inflow. That means valuation should be done on the basis of post tax cash flow and post tax discount rate. पोस्ट टैक्स कैश फ्लो, पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट के हिसाब से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखो। देखो मिस्टर महावीर wants to buy shares of B Limited. He intends to hold, फटाफट लिखो, this security for 6 years, during which he expects to receive an annual dividend of ₹5 per share. According to his estimation, he can sell the share आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद वो शेयर को सेल भी कर सकता है। आफ्टर 6 ईयर एट ₹85 पर शेयर। His required rate of return is 12% per annum. Calculate the current market price. चलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। बस खुद कैलकुलेशन करो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक लगा के कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। खुद कैलकुलेशन करो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ।
चलो हो गया। अरे ये सर नो बोलो फटाफट। 1 2 3 4 5 6। टैक्स रेट तो है ही नहीं, तो टैक्स को हम इग्नोर करेंगे। फर्स्ट ईयर डिविडेंड कितना मिलेगा? 5 रुपया। सेकेंड ईयर 5, थर्ड ईयर 5, फोर्थ ईयर 5, 5। यहाँ पे 5 प्लस 85, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। डिस्काउंट रेट 12%। बस ईयर 1 2 3 4 5 6। तुम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो इक्वेशन के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो इक्वेशन के हिसाब से हम देंगे आंसर। देखो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू D1, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड मिलेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस बेटा इक्विटी शेयर का जो डिस्काउंट रेट होता है उसको के कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3 प्लस D4 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 4 प्लस D5 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 5 प्लस D6 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 12% टू द पावर 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 12% टू द पावर 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 12% टू द पावर 5 प्लस 5 प्लस 85 डिवाइड बाई 1 प्लस 12% टू द पावर 6। पहले इक्वेशन दोगे फिर उसके बाद तुम कैलकुलेशन करोगे। ईयर 1 2 3 4 5 6 इनफ्लो 5 5 5 5 5 90 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। तो 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो कितना आ रहा है, 1 प्लस 12% डिवाइड बाई 0.893 0.893 0.797 0.712 0.636। मैं राउंड अप करके ले रहा हूँ। 0.574 सॉरी 567.507 प्रेजेंट वैल्यू निकालो। इनफ्लो इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4.47 3.99 3.56 3.18 2.84 45.63। ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर देखो कितना आ रहा है, 4.47 प्लस 3.99 प्लस 3.56 प्लस 3.18 प्लस 2.84 प्लस 45.63 63.67। ओके, समझ में आया कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हम कैसे लगाएंगे? हाँ सर। और एक एग्जांपल लिखो। मिस्टर विष्णु wants to buy shares of B Limited. He intends to hold these shares
फॉरएवर, वो हमेशा के लिए मतलब इनफाइनाइट पीरियड लाइफ लॉन्ग के लिए वो शेयर को होल्ड करना चाहते हैं। याद है इक्वल कैश फ्लो अगर इनफाइनाइट पीरियड तक आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा कैश फ्लो डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी रूल 1। हाँ सर याद है। He expects to receive a dividend of which 5 per share every year। वो सोच रहा है कि उसको 5 रुपया का डिविडेंड मिलेगा हर साल। डिस्काउंट रेट 12%। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शेयर। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लो अप टू इनफाइनाइट पीरियड इज इक्वल टू इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट रूल 1 TVM टाइम वैल्यू ऑफ मनी रूल 1 मैंने सिखाया था। यहाँ पे 5 रुपया तुम्हें इनफाइनाइट पीरियड तक मिलेगा तो वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 12%। 5 डिवाइड बाई 12% कितना 5 डिवाइड बाई 12% 41.67। ओके और एक एग्जांपल लिखो। मिस्टर श्याम वांट्स टू बाय ए शेयर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का शेयर खरीदना चाहता है कौन मिस्टर श्याम। He intends to hold forever. He expects to receive a dividend of ₹5 per share in the next year। हाँ ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर का मतलब ईयर एंड में। ईयर एंड में वो सोचता है कि 5 रुपया का डिविडेंड मिलेगा कॉमा which will grow at the rate of 4% forever। वो 4% के हिसाब से इनफाइनाइट पीरियड तक ग्रो करेगा मतलब कांस्टेंट ग्रोथ रेट तुम्हारा 4%। डिस्काउंट रेट 12%। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शेयर्स का वैल्यूएशन करो तो लिखो आंसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो growing at a constant growth rate up to infinite period। Present value of a cash flow growing at a constant growth rate up to infinite period is कैश फ्लो T1 मतलब ईयर एंड में या फर्स्ट ईयर के एंड में कितना कैश फ्लो होगा डिवाइडेड बाई डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ये मेरा रूल 2 TVM टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब बोलो तुम्हें जो 5 रुपया का डिविडेंड मिलेगा ये कब मिलेगा नेक्स्ट ईयर मतलब आज तुम कह रहे हो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा इसका मतलब 5 हो जाएगा T1 में। हाँ अगर 5 आज होता तो उसको मैं ग्रो करता कितना कौन सा रेट में
जो 4%, लेकिन ये ऑलरेडी 4% ग्रो हो चुका है एक साल के लिए, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 रुपया मिलेगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब T1, तो इसीलिए कैश फ्लो एट T1 हो जाएगा तुम्हारा 5। तो क्या होगा वैल्यू 5 डिवाइड बाई 12% माइनस 4% इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8%। देखो कितना आ रहा है, 5 डिवाइड बाई 8%, ये आ रहा है तुम्हारा 62.5। ओके, नेक्स्ट लिखो वेरियस वैल्यूएशन टेक्निक्स। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि वैल्यूएशन टेक्निक में एक टेक्निक आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। हाँ, वैल्यूएशन टेक्निक दो प्रकार का, एक होता है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, और एक होता है यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन। हम फाइनेंस में दो प्रकार का वैल्यूएशन सीखेंगे, एक होता है तुम्हारा एसेट बेस्ड वैल्यूएशन और एक होता है तुम्हारा यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन। ओके, यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन का अंदर आएगा अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। बस यही चार मेथड आएगा अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर। इसमें से ऑलरेडी हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स देख चुके हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सर क्या हम बाकी सब मेथड्स यहाँ सीखेंगे? नहीं, ये एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, ये सब एक चैप्टर, सेपरेट चैप्टर है हमारा बिजनेस वैल्यूएशन। ओके, तो बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में हम सीखेंगे सी फाइनल के लिए बिजनेस चैप्टर वैल्यूएशन तुम्हारा सिलेबस में है, सी में फाइनल में बिजनेस वैल्यूएशन तुम्हारा सिलेबस, एसएफएम का सिलेबस में नहीं है, लेकिन फोर्थ ग्रुप में एक पेपर है बिजनेस वैल्यूएशन, तो इसीलिए एक क्लास भी तुम्हें करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो बिजनेस वैल्यूएशन के लिए मैं एक सेपरेट चैप्टर लूँगा। बिजनेस वैल्यूएशन में सारे मेथड्स में सिखाऊंगा। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्या होता है, यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन में अर्निंग, ईसीएम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक्सेट्रा। ठीक है, ओके, एक काम करो, इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। तो ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक का बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक का जितना भी कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू मनी का जितना भी कॉन्सेप्ट, पूरी तरफ से रिवीजन करो, नहीं तो एसएफएम क्लास धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और तुम्हारा डिफिकल्टी भी धीरे धीरे बढ़ते जाए। अगर तुम प्रॉपर रिवीजन करके आओगे तो
आगे जो भी चैप्टर में सिखाऊंगा या जो भी चैप्टर में डिस्कशन करूंगा वो चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब क्लास को प्रॉपरली अच्छे से रिवीजन करके नेक्स्ट चैप्टर को मूव करोगे। ठीक है, तो थैंक यू, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।